Hello everyone, I am Dharmen Panacha and I welcome you all in today's presentation, which is based on the first chapter of Democratic Politics from class 10th, and the chapter is Power Sharing. First of all, we try to understand the title of the chapter. The title is Power Sharing. In a simple meaning, we can say power sharing means to share the power, to distribute the power, to divide the power. जो इसका टाइटल है चैप्टर का वो है सत्ता की साझेदारी। और अगर इसको हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो सत्ता की साझेदारी का मतलब हुआ सत्ता को बांटना, सत्ता को वितरित करना, सत्ता को साझा करना। बट इट इज़, एज आई सेड, इट इज़ अ वेरी सिंपल मीनिंग। इन ऑर्डर टू गेट द कंप्लीट एंड डीप मीनिंग वी विल हैव टू गो थ्रू द एंटायर चैप्टर। इन आवर बुक द चैप्टर स्टार्ट्स विथ द केस स्टडी ऑफ टू कंट्रीज। वन इज़ Belgium and second is Sri Lanka. In the map you can see the location of Belgium. Belgium is a European country and it shares its boundaries with France, Luxembourg, Germany and the Netherlands. If we talk about its geographical area, then we find that it is smaller than the Indian state Haryana. On the other hand, Sri Lanka is a Asian country. It is also one of our neighboring country and it is located in Indian Ocean. Now the ethnic composition of Belgium. Before try to understand the ethnic composition of Belgium, we will try to understand the meaning of ethnic. The meaning of the word ethnic is given in our book also. It is a social division based on shared culture. ये एक तरह का सोशल डिवीज़न है और ये आधारित है शेयर्ड कल्चर के ऊपर, साझी संस्कृति के ऊपर। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट। जो एक ही एथनिक ग्रुप के लोग होते हैं वो ऐसा विश्वास करते हैं, ऐसा मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति, उनका ओरिजिन एक ही जगह से हुआ, कॉमन डिसेंट। और ऐसा मानने के पीछे कारण है क्योंकि वो अपने अंदर सिमिलैरिटीज़ देखते हैं, समानताएं देखते हैं। यह समानताएं दो तरह की हो सकती है, या तो फिज़िकली स्ट्रक्चर, फिज़िकल टाइप उनका एक जैसा होगा, या फिर उनकी कल्चर एक जैसी होगी, या दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक ही एथनिक ग्रुप के लोग ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही रिलीजन को फॉलो करते हों या एक ही नेशनलिटी वाले हों। एक ही एथनिक ग्रुप के लोग डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट नेशंस में रहने वाले भी हो सकते हैं। फिर से हम अपने बेल्जियम की बात करते हैं कि बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है वो किस तरह का है। सबसे पहले हम इस येलो रीजन की बात करेंगे। ये बेल्जियम का मैप है और ये जो येलो वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ कॉल्ड फ्लेमिश रीजन। ये लिखा हुआ है फ्लेमिश। और बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है उसका 59% पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। दे स्पीक डच लैंग्वेज, और यहाँ जो लोग रहते हैं वो डच भाषा का प्रयोग करते हैं। अब हम ये जो रेड वाला एरिया है, रीजन है, इसकी हम बात करेंगे। दिस एरिया इज़ कॉल्ड वेलोनिया। यहाँ नीचे आप देखें ये लिखा हुआ है वेलोनिया यहाँ पर। और यहाँ पर बेल्जियम की पॉपुलेशन का 40% हिस्सा रहता है, 40% हिस्सा रहता है। और दिस पीपल स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। और ये एक बहुत ही छोटा हिस्सा आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते हैं और उनकी संख्या बहुत कम है। ओनली 1% ऑफ टोटल बेल्जियम्स पॉपुलेशन, बेल्जियम की जो कुल जनसंख्या उसका 1% हिस्सा ही यहाँ पर रहता है और वो लोग जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा हुआ, कौन से लैंग्वेज बोलने वाले को हुआ, तो 59% जो है वो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो डच लोग हैं, जो 59% हैं, वो मेजॉरिटी में हैं, वो यहाँ पर बहुसंख्यक हैं। इसके अलावा जो फ्रेंच स्पीकिंग है और जो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं वो माइनॉरिटी में हैं, कम संख्या में।
अब इस येलोइश रीजन के अंदर आपको बीच में एक ऑरेंज स्पॉट दिख रहा होगा। ये जो ऑरेंज स्पॉट है इट इंडिकेट्स द कैपिटल ऑफ बेल्जियम विच इज़ ब्रुसेल्स। यहाँ पर लिखा हुआ है ये ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल है और इसका एथनिक कंपोजिशन जो रेस्ट ऑफ बेल्जियम है उससे एकदम अपोजिट है। किस तरह से हम देखते हैं, बेल्जियम जो ब्रुसेल्स की टोटल पॉपुलेशन है उसका 80% पॉपुलेशन स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज वाइल 20% पीपल स्पीक डच लैंग्वेज। तो ये एकदम उल्टा है। आप देखें फिर से, पूरे बेल्जियम की अगर बात करें तो मेजोरिटी में कौन है, डच लैंग्वेज बोलने वाले, और माइनॉरिटी में फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले। लेकिन ब्रुसेल्स में क्या हो रहा है, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले मेजोरिटी में हैं और डच बोलने वाले माइनॉरिटी में हैं। ओके, अब अगली बात करेंगे। नाउ टेंशंस बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। डच जो मेजोरिटी में है और फ्रेंच जो माइनॉरिटी में है, उनके बीच में तनाव पैदा होना शुरू हो गया। किस टाइम पीरियड में, 1950s एंड 1960s के दौरान, 1950 और 60 के दशकों में इन दोनों ही कम्युनिटी के जो बीच में तनाव पैदा होना शुरू हुआ, और उसकी वजह क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। डच स्पीकिंग जो लोग थे उन्होंने ये महसूस किया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और एजुकेशन के मामले में फ्रेंच उनसे कहीं ज़्यादा आगे निकल गए और वो बहुत पीछे रह गए हैं। जो फ्रेंच भाषा का यूज़ करते हैं वो बहुत रिच भी है, पावरफुल भी है, और वो डेवलपमेंट के मामले में उनसे कहीं ज़्यादा आगे चले गए हैं और वो पीछे रह गए हैं। तो इट वॉज अ मैटर ऑफ रिजेंटमेंट फॉर डच स्पीकिंग पीपल। उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा संख्या में होते हुए भी पीछे रह गए और ये कम संख्या में होते हुए भी आगे निकल गए। तो इस तरह से जो सोसाइटी थी, बेल्जियम की सोसाइटी, वहाँ पर इनइक्वालिटी की कंडीशन पैदा हो गई, एक असमानता की स्थिति पैदा हो गई। और जहाँ जब कहीं पर भी असमानता की स्थिति पैदा होती है तो वहाँ बहुत ही नेचुरल है कि सोशल टेंशन इमर्ज होना शुरू हो जाती है। तो बेल्जियम भी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। और वहाँ पर भी बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी tensions emerged between these two ethnic groups। तो अब ये जो टेंशन बढ़ने लग गई, तो इसको किस तरह से बेल्जियम ने हल किया, क्या इससे जो रिलेशंस थे फ्रेंच और डच लोगों के वो ख़राब हो गए या ठीक हो गए, या गवर्नमेंट ने इसको किस तरह से टैकल किया, ये हम आगे बात करेंगे। चलिए, अब इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी सेकंड केस स्टडी है और जो श्रीलंका से रिलेटेड है। नाउ द एथनिक कंपोजिशन इन श्रीलंका। अब हम, जैसे हमने बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन की बात की, हम श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन की बात करते हैं। अगेन यू कैन सी द मैप ऑफ श्रीलंका हियर। और यहाँ जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स रहते हैं उनका ये एक पाई चार्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, डायग्राम। इसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कौन मेजोरिटी में है, कौन माइनॉरिटी में, एक्सेट्रा। यहाँ आप देखें कि ये जो ब्लू वाला हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा है और ये टोटल पॉपुलेशन का 74% है। दीज आर सिंहला पीपल, इन्हें सिंहला लोग कहते हैं और ये सिंहला लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। देन इट इंडिकेट्स श्रीलंकन तमिल्स। ये जो 13% लोग हैं ये तमिल्स हैं, लेकिन तमिल्स में भी दो तरह के हैं। एक श्रीलंकन तमिल्स हैं, तो ये श्रीलंकन तमिल्स हैं जो यहाँ के नेटिव पीपल में आते हैं। ये बहुत सदियों से यहाँ पर रहते आए हैं। देन 5% आर इंडियन तमिल्स, ये है 5% इंडियन तमिल। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द श्रीलंकन तमिल्स बिकॉज दिस 5% इंडियन तमिल्स they have been brought here by the colonial government. As we know that India and Sri Lanka both were ruled by colonial government। तो यहाँ के जो श्रीलंका में जो प्लांटेशंस थे उसमें काम करवाने के लिए जो इनके एंसेस्टर्स थे उनको
तमिलनाडु से लेकर के यहाँ पर लाया गया था, तो ये उन्हीं के वंशज हैं। अब 8% जो पॉपुलेशन है वो अदर्स को बिलोंग करती है। तो इस तरह से मेनली हम देखते हैं कि ये जो एथनिक कंपोजिशन है उसको अगर हम दो पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप्स में डिवाइड करें तो एक बनता है सिंहला का 74% और दूसरा बनता है तमिल्स का। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये हो जाता है 18%। तो 18% तमिल हो गए और 74% सिंहलाज हो गए। नाउ एज जस्ट आई हैड सेड दैट श्रीलंका was also the part of colonial government. In 1948 it got freedom. 1948 में इसको आज़ादी मिली एंड इट आल्सो एक्सेप्टेड द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और उन्होंने भी लोकतांत्रिक तरीक़ों को अपनाया और यहाँ पर इलेक्शंस हुए। अब इलेक्शन जब हुए तो जाहिर है कि यहाँ पर मेजोरिटी में कौन सा ग्रुप है, एथनिक ग्रुप है, सिंहलाज। तो सिंहलाज जो थे वो अधिक संख्या में थे और उन्होंने ये कोशिश की कि वो चूँकि संख्या में ज़्यादा हैं तो उन्हीं के हिसाब से शासन चले, गवर्नमेंट उन्हीं के हिसाब से काम करें और उनकी इच्छा जो है वो मानी जाए। अब ये जो थिंकिंग है इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया जाता है, इसको हम कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। यहाँ पर आप देखें हमारी बुक में भी इसको अलग से बताया गया है, इसको डिफाइन किया गया है। मेजोरिटेरियनिज्म की डेफिनेशन दी हुई है, अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स। ये जो थिंकिंग है ये इस बात में यकीन रखती है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, जो संख्या में ज़्यादा लोग हैं, उनको ये अधिकार होना चाहिए कि वो जैसे चाहें वैसे देश को चलाएं, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज़ एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। और चाहे इसके लिए उन्हें माइनॉरिटीज़ की जो नीड्स हैं और जो इच्छाएं हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनको दरकिनार करना पड़े, उनको इग्नोर करना पड़े, तब भी उनको ये राइट होना चाहिए कि वो कर सकें। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे मेजोरिटेरियनिज्म। तो जब 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ, इलेक्शंस हुए, एज सिंहलाज वर इन मेजोरिटी, दे वांटेड टू इम्प्लीमेंट मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। वो श्रीलंका में अपनी इच्छा से सारे काम करना चाहते थे, लेकिन किस तरह से उन्होंने सारे काम किए हम अगली स्लाइड में देखते हैं। टेंशंस बिटवीन सिंहला एंड तमिल कम्युनिटीज़। अभी जस्ट हमने बात की कि जो सिंहलाज थे उन्होंने इलेक्शंस के बाद ही जैसे ही इनके लीडर्स पावर में आए तो उन्होंने मेजोरिटेरियन स्टेप्स लेना शुरू किए। वो अपनी ही तरह का श्रीलंका बनाना चाहते थे। तो उन्होंने किस तरह से स्टेप्स लेना शुरू किया हम वन बाय वन यहाँ से डिस्कस करेंगे। और इसी की वजह से बहुत बाद में जा कर के इन दो एथनिक ग्रुप्स सिंहलाज और तमिल्स के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में एक एक्ट बनाया और जो सिंहला भाषा थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और बाकी लैंग्वेजेस को इग्नोर किया गया, जिसमें सबसे बड़ी लैंग्वेज जो दूसरी थी तमिल लैंग्वेज, उसको इग्नोर कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। सेकेंड, the government followed policies that favored Sinhala applicants for university position and government jobs. ऐसे कई कानून बनाए जिससे ये पता लगता है कि जो यूनिवर्सिटी में जो विश्वविद्यालयों में काम करना चाहते थे या जो गवर्नमेंट जॉब्स करना चाहते थे या जो कॉलेज में एजुकेशन वगैरह के लिए जाना चाहते थे, उसमें सिंहला एप्लीकेंट जो हैं उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा और दूसरों को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, डिस्करेज किया जाएगा। देन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन जो श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट वाज अमेंडेड टाइम एंड अगेन, कई बार उसमें अमेंडमेंट हुए और 1970s के जो डिकेड्स हैं उसमें कई बार उसको अमेंडेड किया गया और उसमें ऐसा किया गया कि बुद्धिज़्म जो कि जो मेजोरिटी है वहाँ पर सिंहलाज, वो उसी रिलीजन को फॉलो करते हैं। ये कहा गया कि अब सरकार जो है इसी धर्म को प्रोटेक्ट करेगी और इसी को आगे बढ़ाने का काम करेगी। जबकि जो तमिल्स थे
उनमें ज़्यादातर तमिल जो थे वो हिंदू थे या इस्लाम को मानने वाले थे। बहुत कुछ संख्या ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की भी थी। All these government measures increased the feeling of alienation among the श्रीलंकन तमिल्स। तो जाहिर है कि जब इस तरह के स्टेप्स वन बाय वन टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट, तो इससे श्रीलंकन तमिल्स के मन में एलिनेशन यानी कि अलगाव का भाव पैदा होना शुरू हो गया। उन्हें ये लगना शुरू हो गया कि शायद हमें अपने ही देश के अंदर पराया किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, हमें कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। They felt that none of the major political parties was sensitive to their language and culture। उन्होंने ये भी अनुभव किया कि जो श्रीलंकन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उसमें सब में सिंहला लीडर्स का ही वर्चस्व था, तो वो तमिल लोगों की लैंग्वेज और कल्चर को लेकर के एकदम से उदासीन है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest। बहुत लंबे समय में जाकर के ये भी तमिल्स ने फील किया वहाँ पर कि हर जगह उनको इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ रही है, वेदर इट इज़ पॉलिटिकल राइट और गेटिंग जॉब्स और अदर अपॉर्चुनिटीज़, कहीं भी हो हर जगह उनको लग रहा है कि उन्हें दोयम दर्जे का माना गया है और सिंहलास को प्रेफरेंस दी जा रही है। एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिंहला एंड द तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। समय बीतने के साथ साथ ये जो एलिनेशन का भाव था, ये जो अलगाव का भाव था तमिल के बीच में, ये सिंहला और तमिल लोगों को दूर करता गया और उनके जो संबंध थे वो काफ़ी तनावपूर्ण हो गए। अब जब ये जो टेंशन थी सिंहला और तमिल की, ये अपने पीक पर पहुंच गई, तब क्या हुआ इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। इनिशियली तमिल्स दे स्टार्टेड टू पुट देयर डिमांड्स इन अ पीसफुल मैनर। शुरू में तो ये हुआ कि तमिल्स ने जो अपनी मांगे थी वो शांतिपूर्ण तरीके से रखना शुरू की। इसके लिए उन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह बनाई और क्लब्स बनाए और रैलियाँ निकाली। यहाँ से हम देखते हैं कि द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने कोशिश की कि उनकी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यहाँ देखिए इक्वलिटी वर्ड आ गया। अभी हमने जस्ट बात की इससे थोड़ी देर पहले कि जब जब इक्वलिटी खतरे में होती है और इनइक्वलिटी सोसाइटी में बढ़ती है तो समाज में टेंशन बढ़ना लाजमी है, स्वाभाविक है। तो उन्होंने डिमांड की कि तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी उनको भी दी जाए और जो जॉब्स हैं और एजुकेशन है वहाँ पर उनके लिए जो प्लेस है वो रिजर्व किया जाए, सिक्योर किया जाए। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन जो उनकी डिमांड थी कि जिन एरियाज में तमिल ज़्यादा रह रहे हैं वहाँ के सरकारों को ऑटोनॉमी ज़्यादा दी जाए, यानी कि स्वायत्तता दी जाए, वो भी उनकी इस डिमांड को भी खारिज कर दिया गया। फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये डिमांड और उग्र रूप धारण करती गई और अल्टीमेटली उन्होंने ये डिमांड करना शुरू कर दी फॉर एन इंडिपेंडेंट नेशन। इनिशियली दे वर डिमांडिंग ओनली फॉर autonomy. Now they had started the demand for independent nation. By 90s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Ilam. Ilam का मतलब हुआ state in northern and eastern parts of श्रीलंका। श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पर आप देखें ये थोड़ा सा अलग कलर से आपको दिखाया है, और ईस्टर्न पार्ट ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर तमिल्स लोगों की संख्या ज़्यादा थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये एक इंडिपेंडेंट नेशन, इसका लिए अलग से एक देश बना दिया जाए। तो जाहिर है कि सिंहला जो गवर्नमेंट थी वो इनकी इस डिमांड को मानने वाली नहीं थी। तो अल्टीमेटली यही हुआ कि जो श्रीलंका था इट फाउंड इटसेल्फ इन सिविल वार, और वहाँ पर सिविल वार शुरू हो गया, गृह युद्ध शुरू हो गया। सिविल वार का मीनिंग भी हमारी बुक में दिया है, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री that becomes so intense that it appears like a war।
जब भी किसी कंट्री के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और टेंशन इतनी ज़्यादा हो जाए कि उनके बीच में आपस में वायलेंस और लड़ाइयाँ होने लग जाए, और तो उसे सिविल वार की का नाम दिया जाता है। तो सिविल वार शुरू हो गया यहाँ पर। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। इट सून turned into a civil war. As a result, thousands of people of both communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugee and many more lost their livelihoods. और इस सिविल वार की वजह से वहाँ पर बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हुआ। कई लोगों की जान चली गई। कुछ आगे की स्लाइड में ये पिक्चर्स आप देखें। इस तरह के बम धमाके होना श्रीलंका में आम बात थी। हर रोज़ उस दौरान जब ये वायलेंस अपने चरम पर थी, कई लोग मारे गए, सिविलियन भी मारे गए और आर्मी के लोग भी मारे गए। तो श्रीलंका को लंबे समय तक इस सिविल वार की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चलिए आज का डिस्कशन हम यहीं पर ओवर करते हैं और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। व्हाई डिड टेंशन इमर्ज बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम। एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। Why did Tamils feel alienated in Sri Lanka? What do you mean by majoritarianism? How did Tamils fight for their rights initially? What is a civil war? चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप कि आपने ध्यान से सुना होगा। थैंक यू वेरी मच।